हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश ऐप। आज आपकी तैयारी का है डे 12। आज हम रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से कवर किया था और उसके बाद टॉर्क किस तरीके से लिखा जाता है, टॉर्क के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। लेकिन आज हम देखेंगे टॉर्क का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और किस तरीके से हमारे पास रोटेशनल मोशन में डायनामिक्स होती है। मतलब हमने टॉर्क लगा दिया, उसके कारण किस तरीके से रोटेशनल मोशन होगा, कैसे हम थीटा, अल्फा, ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना सब होने वाला है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी हैं, ताकि आपका दिमाग अच्छे से काम करे और रोटेशनल मोशन से आपको पूरा का पूरा डर निकल जाएगा। छांट के जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टॉपिक्स सारे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूरे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो देखो, जब भी हमारे पास पॉइंट मास होता था उसके ऊपर तीन फोर्सेस मान लो लग रहे होते थे। इस तरह लग रहा है F1, इस तरफ लग रहा है कुछ F2 और इस तरफ लग रहा है F3। तो हम क्या बोल देते थे कि अगर हमें इक्विलिब्रियम में पार्टिकल चाहिए तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर हम बोल देते थे कि भाई हमारे पास F नेट की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होते हैं। ऐसे में इक्विलिब्रियम किस तरीके से पता किया जा सकता है? जैसे देखा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे पास एक ये रॉड है, रॉड पर नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स इस तरीके से। कितना लग रहा होगा? ये लगेगा mg का। ठीक, अच्छा, क्या ये रॉड नीचे गिर रही है? पहली बात तो हमें दिख रहा है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है यानी कि वो मूव नहीं कर रही है, रोटेट भी नहीं कर रही है, तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो मुझे देख के पता चल रहा है। अब अगर इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है? नीचे क्यों नहीं आ रही? तो ज़रूर इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी जो mg को कैंसिल आउट करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये 2 पॉइंट से सपोर्टेड है, तो दोनों ही जगह से इसके ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगा होगा इस तरीके से। लेट से ये बोल देते हैं N1 और यहाँ पर लगा होगा हमारे पास फोर्स N2। तो पहली चीज़ तो हमारे पास आती है इक्विलिब्रियम है तो फोर्स नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, टोटल फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। तो यहाँ y डायरेक्शन में अगर हम बैलेंस करने जाएँ तो मुझे पता चलता है भाई N1 प्लस N2 मिल करके mg के बराबर होने चाहिए। हमारे पास इक्वेशन आ जाती है क्या? mg इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ये तो हमने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे पता नहीं चलता कि भाई N1 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू कितनी है। जैसे mg की वैल्यू अगर 100 है तो N1 की वैल्यू 50 भी हो सकती है, इसकी भी 50 हो सकती है, या हो सकता है ये 60 हो तो ये 40 हो जाए, ये 70 हो तो ये 30 हो जाए, है ना। दोनों का सम मिलाकर के 100 के बराबर हो रहा है। दोनों की इंडिविजुअली वैल्यू मुझे पता नहीं चल पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे पता नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर मैं वेइंग मशीन रख देता तो उसमें तो कुछ फिक्स्ड रीडिंग आती, जैसे 60 किलोग्राम आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, राइट, 60 न्यूटन, तो वो तो फिक्स्ड वैल्यू आती है, ऐसे थोड़ी वो वैल्यू बदलती रहती। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन मैं पता नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक और इक्वेशन चाहिए, हम बैलेंस करते हैं। अब टॉर्क नेट की वैल्यू भी होनी चाहिए 0। टॉर्क क्या होता है? जो रोटेशनल वाला हमारा फोर्स हो गया, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं, टॉर्क वो 0 होना चाहिए। अब टॉर्क होता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर एक्सिस कहाँ है? क्या ये रोटेट कर रही है? रोटेट करेगी तो मैं बोलता कि भाई ये यहाँ पे रोटेट कर रही थी इस तरीके से, तो बोल देते हम ये एक्सिस है, ये तो रोटेट ही नहीं कर रही। तो ऐसे में टॉर्क किसके अबाउट 0 होगा? उसका आंसर होता है अबाउट एवरी पॉइंट, है ना, अबाउट एवरी पॉइंट। ठीक, अबाउट एवरी पॉइंट का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे अज्यूम करता कि ये रॉड इस तरीके से घूम सकती है तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जैसे mg यहाँ पर नीचे लग रहा है तो इस रॉड को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, मान लेते हैं इसके अबाउट ये घूमने वाला होता तो, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये इसको ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा। तो इन दोनों के कारण टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। या फिर अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से चेक करूँ, mg नीचे लग रहा है, mg इसे ऐसे घुमाना चाहता है, ये N1 ऊपर लग रहा है, N1 इसे ऐसे घुमाना चाहता है, दोनों के कारण टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखो इनको कुछ नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ लेट्स सी पॉइंट था A, ये था हमारे पास B। टॉर्क अबाउट ए को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मेरे पास ये वाला डिस्टेंस है इस तरीके से x, और जो टोटल डिस्टेंस था मान लो उसकी वैल्यू दी हुई है l, टॉर्क अबाउट ए को हम कैसे लिखेंगे?
लेट्स से यहाँ से ये mg जब नीचे लगता है, ये इस तरीके से जब घुमाता है, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में जब घुमाया जाता है, उसको मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ। तो मैं बोलूँगा mg इंटू एक्स, जो कि mg के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हो गया ना। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क की वैल्यू होती है r परपेंडिकुलर टाइम्स f, इस तरीके से, या फिर वैल्यू होती है r इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टॉर्क निकाल लिया, लेकिन ये तो इसके कारण पॉजिटिव टॉर्क है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में टॉर्क होगा n2 के कारण, तो माइनस मेरे को लिखना पड़ेगा n2 टाइम्स l, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। यहाँ से n2 की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाती है? n2 की वैल्यू आ जाती है mg इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l। n2 की वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ पर मैं n2 रखूँगा, n1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। या फिर हम और एक काम कर सकते हैं, मान लो मैं टॉर्क अबाउट b की वैल्यू पता करना चाहूँ। इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूंगा तो क्या होगा? देखो mg नीचे लग रहा है, वो इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, a के ऊपर जो फोर्स लग रहा है n1, वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर टॉर्क लिखते हैं, देखो mg के कारण टॉर्क इस तरफ है, मान लो इसे मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mg, और ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कितना है? टोटल l था, l माइनस एक्स कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाता है l माइनस एक्स माइनस n1 इंटू l इज इक्वल टू 0। यहाँ से n1 की जो वैल्यू आ जाती है, n1 आई है ना, n1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाती है mg इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पर अभी आप देखो n1 और n2 को ऐड करोगे तो n1 प्लस n2 की वैल्यू मुझे mg मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। मान लो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास वाला c, मैं टॉर्क अबाउट c की वैल्यू भी 0 कर सकता हूँ। टॉर्क अबाउट c पहले तो लिखना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से एक फोर्स इस डिस्टेंस पे है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ये वाला फोर्स इधर है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। देखो दोनों के टॉर्क अपोजिट सेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, किसी भी एक को पॉजिटिव मान लो तो यह आ जाता है n1 इंटू एक्स प्लस, हमारे पास प्लस नहीं होगा, एक्चुअली माइनस होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे घुमा रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा होगा। तो माइनस n2 इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप n1 और n2 के बीच में भी एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो हम किसी भी पॉइंट पर टॉर्क की वैल्यू 0 कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ पर कोई पॉइंट d ले लो, और हम एक्चुअली लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट d विल ऑल्सो बी 0। अब d के अबाउट जो टॉर्क होगा वो ये ऊपर का, ये नीचे का, ये ऊपर का, ये सारे के सारे टॉर्क होंगे। कैलकुलेट करना ज़बरदस्ती मुश्किल हो जाएगा, पर एक्चुअली आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 कर सकते हो। इस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, एफ नेट हैज़ टू बी 0, टॉर्क नेट हैज़ टू बी 0। A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B। तो हमारे पास यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ये है A, ये है हमारे पास इस तरीके से B, and it is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other। तो हमारे पास कौन सा वाला डिस्टेंस D दिया हुआ है? हमें दे दिया गया है कि भाई ये वाला डिस्टेंस है D, इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस। ऑल राइट, the knives are at distance D, the center of mass of the rod is at distance x from A। A से x डिस्टेंस पर यहाँ से हम इस तरीके से बना देंगे, भाई यहाँ से x डिस्टेंस पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास था, इस जगह सेंटर ऑफ मास है। आपको बताना है द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो हमारे पास जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है इस तरीके से mg, और mg की जो वैल्यू दी गई है वो वेट की टर्म्स में बोल दिया है w, तो उसकी वैल्यू w है। ठीक, अच्छा हमसे क्या पूछा है? n1 की वैल्यू, सॉरी na इसको नाम देते थे। भाई यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन a पे लगा होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा b पे। अच्छा एक चीज़ तो मुझे पता है, na प्लस nb इज इक्वल टू w होने वाला है, लेकिन हमें एक्चुअली इस इक्वेशन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है ना। na प्लस nb की वैल्यू आने वाली है w के बराबर। हमने कर दिया f नेट इज इक्वल टू 0। ज़रूरत नहीं थी इसकी, ज़रूरत किसकी है? देखो हमें अगर na पता करना है तो मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करूँ तो देखो इस mg के कारण कुछ टॉर्क होगा, इस na के कारण कुछ टॉर्क होगा, दोनों मिलकर के 0 होने चाहिए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और nb के कारण तो कोई टॉर्क ही नहीं होगा, क्योंकि nb तो यहीं पर लग रहा है। तो जब भी कोई फोर्स वहीं से लग जाता है उसके कारण कोई टॉर्क आता नहीं है। करेक्ट, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टॉर्क अबाउट बी विल बी इक्वल टू
mg के कारण लग रहा है इस दिशा में ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ना, अगर ये एक्सिस है तो। और ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, d माइनस एक्स, उसको मैं कर दूंगा d माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, इन दोनों को ज़ीरो करना है ना मुझे, तो यहाँ कर दूंगा माइनस एन ए इन टू डी, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से सीधे सीधे एन ए एक लाइन में आ जाता है हमारे पास एम जी इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी, और हमारे पास सी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अब इसका स्मार्ट गैसिंग अगर आप करना चाहते हो तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू ज़रा ज़ीरो रखो। अगर x की वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर फोर्स आ जाता है, और ऐसे केस में हमारे पास Na की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। x की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A uniform ladder of length L रेस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शनलेस वॉल, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। द फ्लोर इज रफ एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर इज म्यू। व्हेन द लैडर इज पोजिशन्ड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। व्हाट इज थीटा? इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं इसका थीटा की वैल्यू थोड़ी भी ऐसे कर देता तो फ्रिक्शन अब यहाँ से सफिशिएंट नहीं लगता, और ये यहाँ से इस तरीके से स्लिप करने लग जाती, फिर ये ऐसे करके गिर जाती है। हमने देखा भी है रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें गिरती हैं। और इनफैक्ट अगर मैं थीटा की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता है, इस रॉड को ऐसे रखता, तो थोड़ा इनफैक्ट और स्टेबल हो जाती है। आपने देखा होगा रियल लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे रखी है तो वो फिसल के नीचे गिर जाती है, लेकिन उसी को आप ऐसे रख दो तो शायद वो थोड़ी देर खड़ी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन सफिशियंट हो जाता है। तो हमें बोला है कि लिमिटिंग केस है ना, इट्स जस्ट अबाउट टू स्लिप। इसका मतलब फ्रिक्शन ने पूरा जोर लगा दिया बचने का भाई, फ्रिक्शन जितना लग सकता था उतना लग जाएगा। अब यहाँ पे पहले तो हमें समझने होंगे कि हमारे पास फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं। देखो, इसका कुछ मास है इसके ऊपर नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली एक फोर्स लगा होगा इस तरीके से mg के बराबर। ओके, हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स भी लगेगा, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस भी लगेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो सकता है? सिर्फ इस तरफ। तो लेट से इसको मैं बोल देता हूँ ये है मेरे पास कुछ नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पर से भी हमारे पास कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगी, वो सिर्फ इस दिशा में लग सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है तो यहाँ ऊपर नीचे फोर्स लग ही नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ इस दिशा में हमारे पास फोर्स लग सकता है, और इसको मैंने बोल दिया लेट से n। अच्छा, n1 बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं n2। ठीक, अब यहाँ पर बताओ, हमारे पास अगर हमें एफ नेट की वैल्यू ज़ीरो करनी है, एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक चीज़ तो मुझे पता चल जाती है भाई, mg इज इक्वल टू n2, ये मुझे मिल जाता है। क्या टोटल फोर्सेस ज़ीरो हो गए? नहीं, अभी तो सिर्फ हमारे पास वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस हुए हैं, इस डायरेक्शन वाले थोड़े से फोर्सेस बाकी हैं। देखो, इधर लग रहा है n1, इधर लग रहा है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पूरी रॉड के ऊपर x डायरेक्शन में n1 का फोर्स है, तो ये n1 में मूव क्यों नहीं हो रहा? ज़रूर कोई रोक रहा है इसे। कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन। और इनफैक्ट यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होता है इस दिशा में, इस तरीके से फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर फ्रिक्शन कम पड़ जाता है, इसका मतलब n1 ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास रॉड इस तरीके से टेढ़ी होते हुए गिर जाती है। इसका मतलब देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा था, यानी कि इस दिशा में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी हम फील कर सकते हैं। वो सब थोड़ा ज़्यादा बातें हो गई अभी अब हमने फोर्स का सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में बैलेंस किया। आप फोर्स को बैलेंस करो, टॉर्क को बैलेंस करो, उससे आपको पता चल जाएगा भाई थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को चेक करने लगूँ तो मुझे पता चल जाता है कि भाई फ्रिक्शन का जो फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू n1 आ जाता है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, तीसरी इक्वेशन मेरे को मिलेगी सिर्फ वो टॉर्क बैलेंस से ही मिल सकती है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हम एक इक्वेशन और लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू हमारे पास म्यू टाइम्स n2, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू ज़्यादा ना बढ़ने पाए, है ना। अगर इसको आप टेढ़ा कर दोगे तो एक्चुअली n1 की वैल्यू बढ़ जाती है और फिर ये 10 सरक जाता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, टॉर्क बैलेंस करते हैं। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करें? किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे टॉर्क नेट की वैल्यू 0 होनी ही पड़ेगी। ओके, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लिया जाए? हम एक काम करते हैं, ये जो फ्रिक्शन है इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का भी मुझे मैग्नीट्यूड पता नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क बैलेंस करूंगा तो हमारे पास mg देखो इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन और N2 दोनों उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उनके कारण टॉर्क 0 हो जाएगा। N1 है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, देखो mg के कारण जो टॉर्क होगा कैसे पता करूंगा मैं, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, N1 के कारण जो फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर मेरे पास L थी तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाती है, L/2 का cos थीटा है ना, ये टोटल L/2 हो जाती है, ये उसका थीटा एंगल है तो L/2 cos थीटा हो जाता है। यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई mg मल्टीप्लाइड बाय L/2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, हमारे पास N1 है ना, N1 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इस वाले डिस्टेंस के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये है हमारे पास L के सामने है ये तो L साइन थीटा है ना, N1 इंटू L साइन थीटा। यहाँ से हमारे पास L से L इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास N1 की जो वैल्यू आ जाती है, N1 की वैल्यू आ जाती है mg अपॉन 2 tan थीटा। ठीक, अच्छा N1 की हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर है, तो इसी को मैं लिख देता हूँ भाई, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स N2, तो यहाँ पर हम देख देंगे दिस विल बी इक्वल टू म्यू, और N2 क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन जो है mg के बराबर, तो यहाँ पर ये आ जाता है mg। तो देखो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल जाती है, हमें एक बहुत ही बढ़िया सी कंडीशन मिल जाती है कि mg अपॉन 2 tan थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। करेक्ट, ये हमने सब लिख दिया। देखो अब इसमें ना N1 आ रहा है ना N2 आ रहा है, सीधे सीधे हमारे पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट mg और थीटा के बीच में रिलेशन आ गया। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर mg से mg भी कट जाता है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है म्यू मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो अब आपसे कई बार इस तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है कि बताओ भाई यहाँ पर फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो अगर हमको इसको 37 डिग्री पर रोकना है, तो यहाँ पर आप tan 37 रख दोगे। tan 37 की वैल्यू होती है 3/4। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाती है भाई म्यू की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 2/3 से, और आपको आपका आंसर मिल गया। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आ गया। याद करके रटने मारने की इसको ज़रूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे इसको अप्रोच किया हमने। इस पर्टिकुलर केस में म्यू की वैल्यू तो हमें दी हुई है, हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम tan थीटा मस्ट बी, अब देखो tan थीटा इस तरफ गया है, म्यू इस तरफ गया है, तो tan थीटा मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू है ना, तो tan थीटा मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 1/2 म्यू। tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो ईजिली हमारा यहाँ पर रह सकता है। थीटा की वैल्यू कम करते जाओगे कम करते जाओगे कम करते जाओगे तो एक लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, तब tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1/2 म्यू हो जाएगी, है ना। तो इन लिमिटिंग केस tan थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/2 म्यू, और वही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल हो गया जहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम समझ लिया। Which of the following statements are correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? अब देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकल टर्म आ गई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको एक बार देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। बाकी ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज 0। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास अ कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन इन द बॉडी। तो कपल के बारे में तो हमने देख लिया था, कपल क्या होता है, एक फोर्स इस तरफ लगता है एक फोर्स इस तरफ लगता है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो ना होने वाला है इससे, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। तो अब ये कुछ चीज़ें इनको देखते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास तो हम पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है
वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो ना, ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट है और इस केस में हम देखते हैं कि भाई इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे मास होंगे और सभी छोटे छोटे मासेस पे छोटा छोटा इस तरीके से डीएम करके सबका जी लग रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पर ऐसा क्या होता है, जी की वैल्यू इज कांस्टेंट, जी इज इक्वल टू सेम। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, इन सभी के सभी जो फोर्सेज हैं, है ना, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये वाले फोर्स ऐसे घुमाना चाहते हैं, ये वाले फोर्सेज ऐसे घुमाना चाहते हैं। तो अगर जी की वैल्यू सेम होती है तो ऐसे केस में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम आता है ना। अगर जी इज इक्वल टू सेम, दिस इज इम्प्लॉयज सेम या फिर यूनिफॉर्म इज वुड बी द करेक्ट वर्ड। अगर जी की वैल्यू यूनिफॉर्म है ऐसे केस में हमारे पास सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ से इस दूरी पर एक इस तरीके से कोई रॉड रखी हुई है, तब यहाँ पर क्या होता है, जी इज़ नॉट इक्वल टू सेम, जी इज़ नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्म। ऐसे केस में क्या होगा, जो अर्थ के पास वाले हैं पॉइंट्स उन पे ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, जो अर्थ के दूर वाले हैं उन पे कम फोर्स लग रहा होगा। ऐसे केस में हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होते हैं। सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना था। यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री आ जाती है, इसलिए हमारे पास सेम चीज़ आंसर आ जाता है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अर्थ पे अगर बात करेंगे, अर्थ की सरफेस पे जहाँ पे जी की वैल्यू यूनिफॉर्म है, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से कोई जगह होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है, अर्थ से दूर जाते हैं तो कम हो जाता है, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास तो जैसे हम निकालते थे वैसे ही रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अलग अलग फोर्सेस के कारण भी फर्क पड़ेगा और फिर वो बैलेंस आउट नहीं हो पाते हैं, हमारे पास वैल्यू अलग अलग आ जाती है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, नो दिस इज नॉट करेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट विच एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो। तो क्या एक्चुअली ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की ये नहीं होती है, तो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी ही बचता है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है। तो हमारे पास अगर इस तरीके से एक लीवर है और हमारे पास यहाँ पर कुछ भारी सा वजन रखा हुआ है ना, दिस इज, इसको बोलते हैं हम लोड, और यहाँ पर से मैं इसको थोड़ा कम फोर्स लगाता हूँ, इसको हम बोलते हैं एफर्ट। तो ये होता है मेरे पास लोड, जिसको आप फोर्स भी बोल सकते हो। ये होता है एफर्ट जो हम लगाते हैं। ये होता है हमारे पास लिवर यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली होता है कि इस लोड के कारण जो टॉर्क इधर होगा वही इस एफर्ट के कारण टॉर्क इस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। दोनों अगर बैलेंस्ड है तो हम ये वाली बात मान के चलते हैं। तब देखो इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम फोर्स लगाने से भी सेम टॉर्क आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो हमें टॉर्क ज़्यादा लगाने मतलब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होती है। फोर्स क्या है यहाँ पर, लोड का जो mg होगा वही हमारे पास फोर्स हो जाएगा। तो यस, अगर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं लीवर का, ताकि हमें कुछ एडवांटेज मिले। एडवांटेज नहीं होती तो पागल थोड़ी ना ऐसे यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो अगर मुझे किसी हैवी चीज़ को उठाना है तो मैं ऐसे उसको फंसाता हूँ और इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस पे कम फोर्स लगाता हूँ, तो कम डिस्टेंस पे ये ज़्यादा फोर्स लगा देता है और हम यहाँ पर चीज़ें कर पाते हैं। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हमारे पास एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आर टाइम्स अल्फा होता है। और हमारे पास एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल जो फोर्स कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। हमारे पास ये इस तरीके से एक सर्कल है जो मान लो इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से इसका ओमेगा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लेट से हमने बोल दिया कि इसका अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अल्फा को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ओमेगा की कुछ वैल्यू होगी लेट से 20 रेडियन पर सेकंड। अल्फा उसको कम करने की कोशिश करेगा, अभी 20 से 18 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, इस तरीके से कभी 0 होगी फिर नेगेटिव में बढ़ने लग जाएगी
इसका बस इतना सा मतलब है। हम जानना चाहते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी, इसके अलग अलग पॉइंट्स के एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सभी की मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी लिखनी है, इस जगह पे अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो वो हो जाएगी मेरे पास, देखो यहाँ पर वाला जो पॉइंट है ये ऐसे घूम रहा है ना, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे। ये हो जाएगी मेरे पास आर ओमेगा। अगर मैं इसे पूछा जाए कि इस पॉइंट की बताओ, इस पॉइंट की हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगी आर ओमेगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई इस पॉइंट की बताओ, तो मैं बोल दूंगा भाई ये हो जाती है मेरे पास आर ओमेगा। और अगर मुझसे कोई पूछे इस पॉइंट की बता दो, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ भाई ये हो जाती है आर ओमेगा। क्या इतने ही पॉइंट्स की मैं बता सकता हूँ? मैं किसी भी पॉइंट की बता सकता हूँ। मान लो मुझसे इस पॉइंट की पूछ ली, तो बताओ यहाँ पे कितना होगा। अगर ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास इस तरीके से, लेट से ये है r/2, इस बार हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी, देखो इस वाले डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगी, इस दिशा में होगी। अब की बार इसकी वैल्यू हो जाएगी r/2 ओमेगा, इस तरीके से। तो हम हर एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमने वेलोसिटी सारी की सारी निकाल दी। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाले की बात हो रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा टाइम्स। अच्छा यहाँ पे देखो अल्फा इस दिशा में है, उसी दिशा में हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरफ आता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, और उसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास आर टाइम्स अल्फा। हर एक पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ वाला पॉइंट है, इस तरफ अल्फा है, तो यहाँ पर से इस दिशा में हमारे पास, देखो यहाँ पर ये था, इसके परपेंडिकुलर दिशा में हमारे पास यहाँ पर आर अल्फा AT की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर इस दिशा में आने वाला है वो, तो ये आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से AT की वैल्यू आ जाती है। ये लो, इस वाले के लिए पॉइंट के लिए कहाँ होगी? तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस ये है, इसके परपेंडिकुलर दिशा में अल्फा ऐसे है ना, तो अल्फा हमारे पास इस तरफ एक्सेलरेशन कराएगा, और इस बार इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा टाइम्स r/2। तो यहाँ पे r/2 अल्फा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक। फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, यहाँ पर इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, यहाँ पर इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, यहाँ पर इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। इस पॉइंट का कहाँ जाएगा? इस पॉइंट का आ जाएगा इस दिशा में, हमारे पास ये आ जाता है एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। तो हमें सब कुछ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब मुझसे किसी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन पूछें, तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो हमारे पास ए नेट इस तरफ आएगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन नेट की वैल्यू कितनी हो जाती है? ए नेट, उसकी वैल्यू हो जाती है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का वेक्टर एडिशन हमें करना होगा, ठीक। अब सेम चीज़ हम करेंगे जब हमने इस डिस्क को ऐसे हिंज कर दिया है कोने पे, और मैंने बोल दिया कि भाई मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा था, ये हमारे पास इस दिशा में ओमेगा थी, और अल्फा की वैल्यू इस बार मैंने फिर से उल्टी डायरेक्शन में दे दी। उल्टे डायरेक्शन में क्यों दे रहा हूँ? अगर सेम डायरेक्शन में दे देता तो दोनों एरो मुझे सेम बनाने पड़ते हैं, फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, पर अप्रोच सेम रहने वाली है। ऑलराइट, तो अच्छा देखो, अब ये जो पॉइंट यहाँ सेंटर पे था, उसके लिए रेडियस की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए ए वी ए टी ए सी सब कुछ 0 हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहता है, इनफैक्ट ये वाला रेस्ट पे था, है और रहेगा, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देते हैं ना, वो फिक्स्ड पॉइंट रहने वाला है, हिंज्ड पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, जैसे एक ये वाला था, एक ये वाला था। इनके बारे में हम चीज़ें कुछ पता करना चाहते हैं, तो कैसे इनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, मान लो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, तो यहाँ से देखूंगा मैं इस दिशा में, अब मेरे पास ये रेडियस हो गया, वेलोसिटी कितनी होती है? r टाइम्स ओमेगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है सर्किल का ही रेडियस लेना है, हमें कौन सा रेडियस लेना है? बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका सर्कुलर मोशन होगा, तो कैसे होगा इसका सर्कुलर मोशन? इस तरीके से होगा ना, जहाँ पे ये पॉइंट सेंटर में आ जाता है, तो अब ये हमारे पास r बन जाता है। वेलोसिटी किस दिशा में होगी? इस रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे में होगी, तो हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। दिस विल बी हमारे पास अब देखो, अगर मेरे पास ये वाली जो यूनिट है ये कैपिटल R थी, तो ये कितनी बन जाती है? ये √2 टाइम्स R हो जाता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स R ओमेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ वाले पॉइंट के लिए अगर देखें, तो भाई ये वाला डिस्टेंस भी तो हमारे पास कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स R। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये है मेरे पास √2 टाइम्स R। तो ये जो डिस्टेंस आया है ये भी हो जाएगा √2 टाइम्स R, और यहाँ पे वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर इस दिशा में आ जाएगी। अब की बार ये कितनी आ जाएगी? √2 टाइम्स R
है ना, √2r ओमेगा। ठीक, हमारे पास ये वाली वेलोसिटी भी आ चुकी है। इस पॉइंट के लिए अगर मैं चेक करूं, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 2r हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी इस तरीके से, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2r ओमेगा। तो ये वेलोसिटी भी हमने लिख ली। तो हमेशा ध्यान ये मत रट के बैठना कि भाई सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट होते हैं उनकी वेलोसिटी r ओमेगा होती है। उनकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है ना, 2r ओमेगा भी हो सकती है, √2r ओमेगा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कहाँ पर वो चीज़ कौन से एक्सिस पे रोटेट कर रही है। चलो अब हम एक काम करते हैं, हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं है टेंजेंट की तरफ ही हो। जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट तो सर्किल की ऐसे बन रही है, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो एक्चुअली ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, या तो इधर आएगा इधर आएगा। क्योंकि अल्फा हमारा इस दिशा में है, हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आने वाला है। तो यहाँ पर इस दिशा में आएगा हमारे पास AT, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √2r अल्फा। सेम चीज़ यहाँ होगी, हमारे पास इस तरफ आ जाएगा AT और यहाँ पे इस तरफ आएगा AT। ये वाले AT की वैल्यू हो जाएगी 2r अल्फा। इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। और ये हो जाता है AT की वैल्यू हमारे पास √2r अल्फा। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके सेंटर की तरफ हो। जिस सेंटर पे रोटेशन हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं ना हमारे रोटेशंस तो सारे, तो अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा। AC की वैल्यू ये हो जाएगी ना, दिस इज और AC। इसके लिए AC इस तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ω² × 2r। इसके लिए हमारे पास किस तरफ आ जाएगा, AC की वैल्यू ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ω² × √2 टाइम्स r। तो इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज़ को देख सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट रिमेन सेम। तो हमें ये चीज़ समझनी है, अगर किसी बॉडी का रोटेशन हो रहा है तो उसकी ओमेगा, है ना, हमेशा सेम होती है, किसी भी पॉइंट से आप उसको नाप सकते हो। सेम चीज़ एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू है। उसका हमें ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करना है, पर फिर भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस पॉइंट से यहाँ पर से रोटेट हो रही है। लेट से इसकी हमारे पास इस तरफ ओमेगा है और इसी तरफ हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। जल्दी जल्दी अब पॉइंट्स की वेलोसिटी लिखेंगे। जैसे यहाँ की जो वेलोसिटी हो जाती है उसकी वैल्यू, अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने r बोल दिया है अभी के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है, कितनी हो जाती है, r ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है r ओमेगा। ये है हमारे पास पॉइंट A, ये है हमारे पास पॉइंट B। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इसी दिशा में एक्सेलरेशन हो जाता है r अल्फा, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी इस तरफ हो जाता है r अल्फा। इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। इसकी हमारे पास वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, इसका हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ये सब हो गया हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस वाज WRT ग्राउंड। अब हम एक काम करते हैं, सेम चीज़ें देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B। अब आ जाते हैं हम WRT B। विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B देखना है तो हमारे पास B रेस्ट पे होना चाहिए। B रेस्ट पे होना चाहिए का मतलब क्या है, यानी कि B की वेलोसिटी को हम कर देंगे ज़ीरो, B के एक्सेलरेशन को हम कर देंगे ज़ीरो। तो यहाँ पर पहले तो सारे के सारे बना लेता हूँ। मेरे पास मान लो इसकी इस तरफ वेलोसिटी थी कितनी, r ओमेगा थी, इसकी इस दिशा में थी r ओमेगा, और इस वाले की पॉइंट की थी हमारे पास ज़ीरो। अगर मुझे इसको रेस्ट पे लाना है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो करने के लिए इस दिशा में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, लेट से ये, और कितना ऐड करना पड़ेगा, r ओमेगा से। तो अब ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ी ऐड करेंगे, सभी जगह ऐड होगा। इसके सेंटर पे भी आ जाएगा r ओमेगा, यहाँ पे भी ऐड होगा इस तरीके से r ओमेगा। हमारे पास टोटल वेलोसिटीज इस तरीके से आ जाएंगी। अब देखो भाई, इसकी तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाती हैं। और हमारे पास यहाँ पे देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी अब B के रेस्पेक्ट में ज़ीरो है, इस पॉइंट की इधर वेलोसिटी आ गई, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। तो अब हम B के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो B के रेस्पेक्ट में B तो रेस्ट पे है, तो ये पूरी की पूरी रॉड ऐसे चक्कर काट रही है इस तरीके से। हाँ, ये हम इसको इस तरीके से विजुलाइज करेंगे। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। ओमेगा की वैल्यू होती है वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन जो भी डिस्टेंस होता है। इस तरीके से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वो कितनी हो जा रही है, वो वेलोसिटी हो जाती है हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 2r ओमेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये भी हमारे पास 2r है, क्योंकि ये r था ये भी r होगा।
तो यहाँ पर से इसी की वैल्यू आ जाती है। देखो इसे हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पर ये दोनों कट जाते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी अभी भी ओमेगा आ रही है, तो इसको मैं ओमेगा नहीं लिखता हूँ स्टार्टिंग से, इसको मैं लिख देता हूँ दिस वाज एंगुलर वेलोसिटी। हमने देखा कि हमारे पास b के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटीज़ की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। आप इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा देख रहे हो तो इस पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा सेम रहेगी, इस पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा सेम रहेगी। सेम चीज़ होती है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन WRT/b विद रेस्पेक्ट टू b अगर मैं देखना चाहूँ तो किसका देख रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के बाद अगर बात करूँ, इसका इस दिशा में कुछ एक्सेलरेशन पहले से था, कितना था r अल्फा। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे था इस तरीके से r अल्फा, इसका भी इस दिशा में रहा होगा हमारे पास r अल्फा। फिर अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो इसका एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए हर जगह पे मेरे को इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन आप देखोगे सेम कैलकुलेशन वहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू b अगेन इसकी भी वैल्यू अल्फा के ही बराबर आ जाएगी। तो हमें बस ये समझना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रही है, पूरी रिजिड बॉडी की हमारे पास सेम ओमेगा होती है, पूरी रिजिड बॉडी की हमारे पास सेम अल्फा होती है। कभी ऐसे मत बोलना इस बॉडी की अल्फा यहाँ से नापी थी तो कुछ और आ रही है, यहाँ से नापी थी कुछ और आ रही है, नहीं, अल्फा की वैल्यू हमेशा सेम होगी, एक बॉडी एक अल्फा एक ओमेगा। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की कुछ हमने वेलोसिटी दे रखी है, उसको बोलते हैं v सेंटर ऑफ मास बोल दिया, और हमने बोल दिया कि भाई ये इस तरीके से ओमेगा से घूम भी रहा है, अलग अलग पॉइंट्स की आप वेलोसिटी बताओ। इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा? देखो हमारे पास मान लो एक सर्किल है तो 2 सर्किल और बना लेते हैं और हम देखेंगे कि भाई इसी चीज़ को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट थी जो इस तरीके से VCM से जा रही थी और एक ऑब्जेक्ट थी जो यहाँ पे थी वो रोटेट कर रही थी सिर्फ इस तरीके से ओमेगा से। ये क्या है? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन मोशन हो गया, ये हमारे पास प्योर ट्रांसलेशन, ये हो गया हमारे पास प्योर रोटेशन। कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन बोली इसलिए रखा है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है किन किन चीज़ों का, वो कॉम्बिनेशन है प्योर ट्रांसलेशन, तो दिस इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का। ठीक, ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोटेशन भी हो रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इस तरीके से लिख समझने के लिए मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना है तो उसको डायरेक्टली लिखने की जगह मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास प्योरली ट्रांसलेशन हो रहा होता तो इसके हर एक पॉइंट की मेरे पास वेलोसिटी सेम होती। कैसे होती? इस दिशा में होती इसकी VCM, इस दिशा में भी इसकी VCM होती है ना, यहाँ पे इसकी भी वेलोसिटी होती VCM, इसकी भी वेलोसिटी किस तरफ होती? इधर होती है जहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो उसको हटाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे भाई ये VCM हमारे पास इस तरीके से होती। प्योर ट्रांसलेशन यहाँ पे हो रहा होता हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अगर रोटेशन हो रहा है, प्योरली रोटेशन हो रहा होता तो इसकी तो वेलोसिटी जीरो हो जाती। हमारे पास अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी आ जाती, जैसे यहाँ पर आ जाती मेरे पास r ओमेगा, यहाँ पर आ जाती मेरे पास r ओमेगा, यहाँ पर इस दिशा में आती मेरे पास r ओमेगा और यहाँ पर इस दिशा में आती मेरे पास r ओमेगा। ठीक, अब देखो इन्हीं दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर सुपरपोजिशन हो जाएगा और यहाँ पर नेट वेलोसिटीज़ मैं लिख सकता हूँ। जैसे किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट की इस दिशा में वेलोसिटी थी मेरे पास VCM, इस दिशा में भी थी हमारे पास, अब यार इक्वल टू को भी नीचे लाना पड़ेगा, इस दिशा में भी थी वेलोसिटी VCM, यहाँ पे भी थी मेरे पास इस तरीके से VCM, यहाँ पे भी थी इस तरीके से VCM। हमने सारे VCM वाले कंपोनेंट तो ऐड कर दिए, अब इन वाले कंपोनेंट्स को भी ऐड करते हैं। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे सरकाऊँ, नहीं तो जगह की बहुत कमी आ जा रही है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखो जिधर जिधर वेलोसिटी है उनको ऐसे कैसे ऐड करते चलते थे। यहाँ पे हमारे पास इधर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर इधर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर इधर ऐड हो जाएगी और यहाँ पर इसी दिशा में ऐसे ऐड होने वाली है। ओके, तो अब देखो किसी भी पॉइंट की मैं वेलोसिटी बना सकता हूँ। देखो वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के ऐड होने से हमारे पास कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरीके से आ जाएगी, है ना, इस तरीके से हमारे पास कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी आ सकती है। रिजल्टेंट वेलोसिटी को ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा? दोनों ऐड होकर कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है? ये इधर है, ये इधर है, या तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे,
नहीं करेंगे तो ये बड़ा होगा तो थोड़ा हमारे पास इस तरफ बच जाएगी, नहीं तो हमारे पास थोड़ी सी इस तरफ बच जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा। और यहीं से आती है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो हम देखने वाले हैं, वो है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग इसका वैसे नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन कंडीशन हम यही डिराइव कर लेंगे। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है हमारे पास ये इस तरीके से रोल होते हुए जा रहा है। ये बिना रोल हुए भी जा सकता था, ऐसे जाता तो ये स्लिप होते हुए चला जाता, या फिर वो एक ही जगह पे घूमता रहता तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये रोल ही होता जा रहा है, ये आगे तो जा नहीं रहा, तो इसको हम बोलेंगे बस ये रोटेट हो रहा था। प्योर रोलिंग में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर घिसता नहीं है इस तरीके से, ये स्लिपिंग नहीं होती है। इसका मतलब देखो ये तो हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ये तो मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो उसके ऊपर अगर स्लिप नहीं होना है तो इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इक्वल टू 0। तब यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो यानी कि इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ, क्या क्या चीज़ है, एक तो मेरे पास VCM है, ये था हमारे पास R ओमेगा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाती है VCM माइनस R ओमेगा, है ना, हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाती है भाई V इज़ इक्वल टू R ओमेगा हमारे पास होता है, और ये है प्योर रोलिंग की कंडीशन। अच्छा, मैं एग्जैक्ट सेम एनालिसिस कर सकता हूँ जहाँ पे मैं अल्फा एंड एक्सेलरेशन की बात करूँगा। अब उसे बनाने लगेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल विल बी इक्वल टू आर अल्फा। ये हमारे पास दो प्योर रोलिंग की कंडीशन आ चुकी हैं। इनका अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, डेरिवेशन यहाँ से आता है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमेशा कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ग्राउंड है वो खुद इस तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से मोबाइल है, मोबाइल को चला दिया 20 मीटर पर सेकंड से। अब अगर ये रुका हुआ है तो स्लिपिंग हो जाएगी। अब अगर ये ऐसे दोनों साथ में चलेंगे ना, तो वहाँ पे इसकी ओमेगा और वी के बीच में जो रिलेशन होगा आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। भाई इस तरफ VCM थी, इस तरफ R ओमेगा थी, तो मैं लिखूंगा VCM माइनस R ओमेगा की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू इस तरफ विच विल इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके की कंडीशन लगानी पड़ती है। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके स्कोप से थोड़ा बाहर है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है इतना लंबा चौड़ा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू 0। अगर ग्राउंड खुद मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी वही वेलोसिटी होनी चाहिए जो ग्राउंड के मूव करने की वेलोसिटी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पर हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगे। सब कुछ कलरफुल तरीके से पढ़ा है। 11th और 12th फुल सिलेबस है, बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे PYQs हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी आ जाओ, वहाँ पे मिलेंगे।